ठीक है जी। तो सबसे पहले जो आज का फर्स्ट लेक्चर है वो हमारा कोर पीएचपी शुरू हो रही है। ठीक है, तो जो कोर पीएचपी है सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पीएचपी की फुल फॉर्म क्या होती है। पीएचपी की जो फुल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम प्री प्रोसेसर हाइपर प्रोसेसर, आप स्पेलिंग पे मत जाना, प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है आप स्पेलिंग पे मत जाना, प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्री प्रोसेसर होता क्या वो समझो। मान लो आपने एक पेज बनाया, इस पेज का जो नाम है वो है हमारे पास अबाउट डॉट पी। जो पी की एक्सटेंशन होती है वो डॉट पी होती है, डॉट HTML नहीं होती। हम जब भी पी में काम करते हैं तो जो हमारी एक्सटेंशन होती है वो डॉट पी होती है। अब आपने यहाँ पे मान लीजिए आधा कोड आपने पी का कर दिया, आधा कोड आपने HTML का कर दिया। मान लीजिए इतना जो सेक्शन पार्ट है वो हमारा पी का कोड है, और इतने वाला जो सेक्शन पार्ट है वो हमारा HTML का पार्ट है। आप HTML के अंदर भी पी लिख सकते हो, आप पी के अंदर भी HTML लिख सकते हैं। ये कैसे लिखते हैं ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं प्रैक्टिकल के थ्रू आपको बताऊंगा। अब होता क्या है, जब मैं इस पेज को चलाऊंगा तो हम चलाते कहाँ पे हैं, हम पेज को जब भी रन करते हैं तो अपने ब्राउज़र के अंदर करते हैं। हमारा एक ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र के अंदर हम इस ब्राउज़र को रन करेंगे और इस पेज को कॉल करेंगे। तो जब भी हम इस पेज को कॉल करेंगे डबल क्लिक करके तो ये पेज रन नहीं होगा, नॉट रन, क्योंकि जो हमारे ब्राउज़र होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या समझ सकते हैं, हमारे ब्राउज़र सिर्फ और सिर्फ HTML को समझते हैं, CSS को समझ सकते हैं, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड को समझ सकते हैं, jQuery को समझ सकते हैं। वो हमारी सर्वर साइड लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकते। जैसे PHP होगी, पाइथन होगी, पाइथन के थ्रू भी वेबसाइट डायनेमिक बन सकती हैं, रूबी एंड रेल्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जेंगो हो गया पाइथन में, जो ऊपर लिखी दी है मैंने, डॉट नेट होगी है, जावा होगी है। तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस जो होती हैं ये यूज़ की जाती हैं हमारी डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए। तो इनकी हेल्प से हमारी डायनेमिक वेबसाइट बनती है। ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट बनती है। अब आप लोगों को ये हमारे ब्राउज़र जो हैं इस लैंग्वेज को नहीं समझते। अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं समझते, उसका रीज़न ये है कि अगर हमारे जो ब्राउज़र होता है उस पर एक पार्सर इंजन होता है। जैसे आप कोई भी लैंग्वेज में काम करते हो, C++, जावा, डॉट नेट में, वहाँ पे कंपाइलर होता है जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को 0 की और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसी तरह जब आप कोई HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट, jQuery लिखते हो तो जब आप उस पेज को रन करते हो तो वो ब्राउज़र के पार्सर इंजन पे जाता है। पार्सर इंजन क्या करता है, हमारी मशीन को समझाता है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या करता है, हमारे ब्राउज़र पे वो आउटपुट देता है। बट उस पार्सर इंजन को सिर्फ और सिर्फ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery समझाई गई है, उसको दुनिया की फर्दर डायनेमिक वेबसाइट नहीं समझाई गई। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं डायनेमिक वेबसाइट जिससे बनती हैं। अगर हम सारी की सारी लैंग्वेजेस को ब्राउज़र को समझाएंगे तो हमारा ब्राउज़र बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कल को कोई बंदा न्यू लैंग्वेज इन्वेंट कर दें तो वो ब्राउज़र को भी फिर उसको उस ब्राउज़र को क्या हो जाएगा, उस लैंग्वेज को भी पार्सर इंजन को अपडेट करना पड़ जाएगा, और ऐसे करते करते हमारे ब्राउज़र बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। तो इस केस के अंदर क्या होता है, तो जो W3C है, W3 क्या है, एक संस्था है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। W3C आपने नाम भी सुना होगा, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है। उसने ये बोला कि जो भी वेबसाइट्स होंगी वो सिर्फ HTML, CSS, JS एंड jQuery के अंदर ही क्या कर सकती हैं, ब्राउज़र को समझाएंगी। जो रेस्ट ऑफ लैंग्वेजेस हैं वो अपने क्या करेंगे, बिल्ड टूल बनाएंगे, यानी कि वो सर्वर बनाएंगे, और जो भी कोड होगा आप जिस पेज की रिक्वेस्ट करोगे वो जो उसके अंदर का कोड होगा वो सारा का सारा सर्वर पे एग्जीक्यूट होके
एज अ टेक्स्ट रिस्पॉन्स ब्राउज़र को क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। इसको थोड़ा सा मैं लैबोरेट करता हूँ। और मान लीजिए एक यूज़र है, उस यूज़र ने एक फ़ाइल की डिमांड करी। ये जो यूज़र है ये क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, ओके। और इसने क्या करा, एक फ़ाइल की रिक्वेस्ट करी, ठीक है। और इसने जो फाइल की रिक्वेस्ट करी सर्वर से, वो रिक्वेस्ट करी, मान लीजिए वो रिक्वेस्ट करी उसने उस फाइल को sum.php, मान लीजिए एडिशन ऑफ 2 नंबर का कोई भी प्रोग्राम है। तो ये इसने फाइल यूज़र ने क्रोम ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करी। तो होगा क्या, पीएचपी लैंग्वेज को हमारा अपाचे सर्वर समझता है, ठीक है। हमारी पीएचपी लैंग्वेज को अपाचे सर्वर समझता है। जैसे जावा में अगर आप काम करते हो वहाँ पे टॉमकैट सर्वर है, राइट। अगर आप डॉटनेट में काम करोगे वहाँ पे IIS सर्वर होता है। तो अपाचे एक ऐसा सर्वर है जो पीएचपी लैंग्वेज को समझता है। तो ये क्या करेगा, जब sum.php को आप चलाओगे तो ये पीएचपी को सबसे पहले एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि इसलिए इसको बोलते हैं प्री प्रोसेस। वो 2 नंबर का सम करेगा और उसको बदले में क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स में वो सिर्फ क्या देगा, पूरी पीएचपी नहीं आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगा, एज अ टेक्स्ट को क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। वो टेक्स्ट को क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। और रिस्पॉन्स में जो भी एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम होगा, सम ऑफ 2 नंबर इज जो भी होगा वो आपको आंसर दे देगा। जब यूज़र क्रोम ब्राउज़र पे राइट क्लिक करके व्यू पे सोर्स करेगा तो उसको पीएचपी का कोई भी कोड दिखाई नहीं देगा। प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है पीएचपी का कि आपने अगर उस पेज में कोई भी पीएचपी लिखी है तो पीएचपी सबसे पहले ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होगी, वो एज अ रिस्पॉन्स आपको आपके ब्राउज़र पे देगा। तो वहाँ पे पीएचपी का कुछ भी सिंटैक्स आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि जो पीएचपी होती है वो सर्वर से एग्जीक्यूट होके आती है। आज मैं आपको ये सारा कुछ प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। सेकंड बात ये है कि अगर आप पीएचपी को प्री प्रोसेस नहीं करना चाहते तो वहाँ पे आप इफ़ एल्स कंडीशन के थ्रू वहाँ पे आप लगा सकते हो कि इफ़ अगर ये वैल्यू सेट नहीं है तो हमारी पीएचपी एग्जीक्यूट ना हो। जब बंदा उस बटन पे वैल्यू डालेगा या क्लिक करेगा तब वो सर्वर पे जाके तब वो एग्जीक्यूट और तब मुझे रिस्पॉन्स दे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसके लिए हमें कुछ पीएचपी के अंदर चीज़ों को मतलब कि लिखना पड़ता है और कंडीशंस लगानी पड़ती है। मोस्टली लोग पीएचपी की जो फुल फॉर्म देते हैं वो देते हैं पर्सनल होम पेज, पर्सनल होम पेज, ठीक है। बट जो पीएचपी है वो हमारी प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट असली फुल फॉर्म है, बट आप इसको पर्सनल होम पेज भी बोल सकते हो। जो पीएचपी है वो किसने बनाई थी, वो रेस्मस लिडॉफ ने बनाई थी, ठीक है। 1994 के अंदर ये लैंग्वेज आई थी और 1995 के अंदर उसने इसको लैंग्वेज को ओपन सोर्स कर दिया था। अगर आपको पीएचपी के अंदर काम करना है तो आपको कोई भी पैसे या फिर जब आप इस लैंग्वेज से कोई भी वेबसाइट बना के डिप्लॉयमेंट करते हैं तो आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो। इसी वजह से पीएचपी बहुत चीपेस्ट है। जब आप इसकी होस्टिंग लेते हो सिर्फ आपको उस मशीन के पैसे देने हैं, सिर्फ आपको डोमेन के पैसे देने हैं। अगर पीएचपी को वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है तो उसका लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। जैसे डॉटनेट में अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो अगर उसकी डिप्लॉयमेंट करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा तभी वो चलेगी, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस हैं जो ओपन सोर्स नहीं है तो उसमें लाइसेंस लेना पड़ता है। अब जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, जो माइक्रोसॉफ्ट की जो लैंग्वेज है वो है डॉटनेट, ठीक है, जिसमें वेबसाइट बनती है। इसी तरह जो जावा है, जावा की में ओरेकल ने जावा को एक्वायर कर लिया तो इसके अंदर जावा, हाइबरनेट, ठीक है, स्टार्ट स्प्रिंग बोट में काम किया जाता है ना। इसी तरह बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। जैसे अगर आपने पाइथन के अंदर काम करना है तो जेंगो है, राइट, उस ऐसी तरह है। अब बात करते हैं पीएचपी किस कंपनी के अंडर आती है।
PHP जो है वो प्रोडक्ट है एट प्रेजेंट, सॉरी, जो रेस्मस रेडॉफ है उसने जो हमारी रेस्मस रेडॉफ है इसने क्या किया है, जो PHP को किया है ओपन सोर्स कर दिया है। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब है इसको GNU लाइसेंस है, जिसको बोलते हैं जनरल पब्लिक लाइसेंस, GNC, जनरल पब्लिक लाइसेंस है। इसमें क्या है कि आपको जब GNU लाइसेंस होता है तो आपका कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं होती, एक लार्ज कम्युनिटी होती है जो कि कंट्रीब्यूट करती है हमारी लैंग्वेज के अंदर, उसको अपडेट करती है और उसको क्या करती है, आगे बढ़ाती है। तो इसी वजह से क्या है कि जो ये PHP लैंग्वेज है ये ओपन सोर्स है, इसके लिए जब भी हम इसकी होस्टिंग करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो हमें किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लस जो हमारे पास हम अपाचे सर्वर यूज़ करते हैं, अपाचे सर्वर भी क्या है, एक ओपन सोर्स सर्वर है। ठीक है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो जब आप होस्टिंग लेते हो तो ये इनबिल्ट इंस्टॉल होके आता है PHP के लिए। तो अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको अपाचे सर्वर की भी ज़रूरत नहीं है इस लैंग्वेज को, मतलब लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं इस लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने की। ठीक है, ओके जी, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक जो ऑनलाइन है? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है जी। जो PHP लैंग्वेज है ये आपको पता लगी गया है, ये एक जनरल पब्लिक लैंग्वेज है जो कि 1994 में बनाई गई थी। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये 1995 में इसको क्या कर दिया गया, ओपन सोर्स कर दिया गया। और इसमें कॉमन गेटवे इंटरफेस CAG बाइनरी लाइब्रेरी, जो C लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या है ये लिखा गया। ठीक है, जो ये PHP इसका जो बैकएंड है वो C लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा गया। ठीक है, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया सभी को? यस यस सर। ठीक है, अब आगे सुनो PHP का। अब बात करते हैं, जैसे इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से सबसे पहले। अब बात करते हैं PHP की खासियत क्या है। जो PHP लैंग्वेज है डियर, एक तो सिंपल सा पॉइंट है, ये ओपन सोर्स है। दूसरा पॉइंट ये है, ये एक लूजली कपल्ड लैंग्वेज है। लूजली कपल्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जैसे आप दूसरी लैंग्वेज C&C++ के अंदर काम किया होगा, वहाँ पे आपको एंड लिखना पड़ता है, आपको और लगाना है तो आप और लिखते हैं। इस लैंग्वेज के अंदर आप हाई लेवल लैंग्वेज इस तरह से एंड लिख सकते हो, इस तरीके से आप और लिख सकते हो। अगर आप किसी अनदर लैंग्वेज के अंदर आपको एल्स इफ लगाना है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एल्स स्पेस इफ। और आपको अगर इस लैंग्वेज के अंदर लिखना है तो आप लिखोगे एल्स इफ, ऐसे चिपका के लिख सकते हो। यहाँ पे आपके पास स्पेस है। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी सर। तो ये लैंग्वेज जो है वेरी, क्या क्या कह रहे हो? लूजली कपल का ये मतलब नहीं होता कि वो किसी और पे डिपेंड नहीं करते, इंडिविजुअल रहते हैं। लूजली कपल्ड का मतलब ये भी होता है, और लूजली कपल्ड का ये भी है कि जैसे इसमें स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप इसको जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसमें ऐसे शब्द भी यूज़ कर सकते हो, आप इसमें एल्सिफ है ऐसे जैसे बाकी लैंग्वेज में इसमें चिपका के भी लिख सकते हो आप एक साथ। और आप इसके अंदर कोई डेटा टाइप नहीं होता। जैसे अगर आपको इंटीजर एक और मुझे वैल्यू नंबर वैल्यू स्टोर करनी, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसमें कोई वेरिएबल बनाना है, आप डॉलर से क्या कर सकते हो, इसको डिक्लेयर कर सकते हो। अब जैसे मैंने इसके अंदर क्या करा, 12 वैल्यू असाइन करी, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, ये जो वेरिएबल होगा हमारे पास डॉलर है, ये क्या करेगा, इसको इंटीजर वेरिएबल बना देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से $A = यहाँ पे पंकज लिखता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्ट्रिंग वेरिएबल बना देगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा लूजली कपल्ड लैंग्वेज है, ओपन सोर्स है, ईजी टू लर्न है, ईजी सो इसमें जो सिंटेक्स है काफ़ी ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। और इसकी जो होस्टिंग है बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है, और इसकी एक लार्ज कम्युनिटी है। आप इसमें फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हैं और खुद खुद से प्रोजेक्ट भी उठा सकते हैं। अगर आपने कोई इसमें ERP सिस्टम बनाना है,
अगर अदर लैंग्वेजेस में बनाओगे तो बहुत ही लाखों हज़ारों में खर्चा आएगा, बट वही काम अगर आप PHP के अंदर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीपेस्ट बनेगा। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज PHP लैंग्वेज को प्रेफर करती हैं, क्योंकि इसमें जो मेंटेनेंस है और होस्टिंग की मेंटेनेंस होगी, सर्वर की मेंटेनेंस होगी, या लैंग्वेज फीचर्स ऐड ऑन की मेंटेनेंस होगी, वो बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। सो डैट्स वाई। अब आप ये मत समझना कि PHP बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है तो ये सिक्योर नहीं है। PHP में बहुत सारे लेटेस्ट फ्रेमवर्क हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर लारावेल है। लारावेल की बहुत ही हाईली डिमांड है मार्केट में। अगर आप अच्छे से कोर PHP सीख लेते हो तो आप तो भी जॉब कर सकते हो, तो कंपनी खुद ब खुद भी लारावेल सिखा देती है। बट अगर आप सीख के अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है। लारावेल के अलावा और बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, जैसे कोऑर्डिनेटर हो गया, SMI फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है, केक PHP हो गया, और बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। बट इन सभी में जो सबसे पॉपुलर है, सबसे ट्रेंडिंग में है, आज से 5 6 7 साल तक जो ट्रेंडिंग में है फ्रेमवर्क, वो लारावेल है। और लारावेल एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हाईली एंड एप्लीकेशन MVC आर्किटेक्चर बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। और PHP का यूज़ करके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बने हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। जैसे जो वर्डप्रेस है वो भी आपका PHP में बना है। आम कोई बंदा था, उसको वर्डप्रेस आती थी, तो सॉरी, उसको PHP आती थी, तो उसने PHP का यूज़ करके वर्डप्रेस डिज़ाइन करा, ERP सिस्टम। और आप देख सकते हो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसके अलावा शॉपिफाई हो गया, बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग ERP CMS अवेलेबल है मार्केट में, जो ओपन सोर्स का यूज़ करके और हज़ारों पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो PHP काफ़ी हाईली डिमांड है। चंडीगढ़, ट्राई सिटी, पंचकुला, ठीक है, मोहाली में तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं और आप इजीली इसमें जॉब ले सकते हो। तो ये एक ओवरव्यू था PHP का कि व्हाट इज़ PHP। ठीक है, PHP लैंग्वेज ओपन सोर्स है, लूजली कपल्ड क्यों हैं, प्लस कैसे जब आप PHP में काम करते हो तो कैसे वो ओपन सोर्स, मतलब कि और कैसे वो जब आप रिक्वेस्ट करते हो ब्राउज़र से कैसे वो रिस्पॉन्स करती है, कैसे PHP जो है वो प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, अब अगर आपने PHP के अंदर काम करना है नेक्स्ट, ठीक है, तो आपके सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए। जैसे पहले आज से 15 साल पहले क्या था, 15 ईयर बैक, हम जब भी PHP के अंदर काम करते थे तो हमें PHP अपने सिस्टम में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें इंस्टॉल करनी पड़ती थी। जैसे हमें पहले PHP इंस्टॉल करनी पड़ती थी, फिर मुझे क्या करना पड़ता था, MySQL इंस्टॉल करना पड़ता था फॉर डेटाबेस स्टोरेज। ठीक है, फिर मुझे क्या करना पड़ता था, अपाचे सर्वर चाहिए होता था जो मेरी PHP लैंग्वेज को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फिर हमें चाहिए होता था एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता था, जिसके अंदर हम क्या करते थे, अपना कोड को लिखते थे। तो हमें इन सभी चीज़ों को क्या करना पड़ता था, मैनुअल एक एक करके इंस्टॉल करना पड़ता था, और फिर हमें क्या करना पड़ता था, इनको कॉन्फ़िगर करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कई बार तो ये कॉन्फ़िगर हो जाता था, कई बार कॉन्फ़िगर नहीं होता था, बहुत सारी मुश्किल्स आती थी। तो अब इसका सलूशन, बहुत सारी कंपनीज आई मार्केट में, उन्होंने इसका सलूशन निकाला। जैसे अगर कोई बंदा विंडो पे काम करता है तो उन्होंने उसके लिए वैम्प निकाला। ठीक है, तो इसमें जो W का मतलब होता है वो होता है विंडो, W स्टैंड फॉर विंडो, A का मतलब होता है अपाचे, ठीक है, M का मतलब होता है MySQL, और P का मतलब होता है PHP, और P का मतलब होता है पर्ल। तो जब आप जब वैम्प इंस्टॉल करोगे विंडो में, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, हमारे पास इंस्टॉल्ड हो जाएंगी और ऑटोमेटिक कन्फिगर हो जाएंगी, आप रेडी टू यूज़ करोगे। बट यहाँ पे जो अपाचे सर्वर हमारे पास आएगा वो विंडो बेस्ड आएगा, और जो विंडो बेस्ड होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। अब इसी का सलूशन करने के लिए मार्केट में एक नई कंपनी आई, जैम्प, अपाचे फ्रेंड वालों का है, अपाचे ऑफिशियली उन लोगों का है। तो जैम्प का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स का मतलब होता है
एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। वही है, ए का मतलब होता है अपाचे, ठीक है, एम का मतलब होता है माई एसक्यूएल, ठीक है, इसी तरह पी का मतलब होता है पीएचपी, इसी तरह पी का मतलब होता है पर्ल, ठीक है। It's 9 अब इसी o'clock. तरह यार लिनक्स पे बंदे काम करते हैं तो वो अपने लिए लैंप इंस्टॉल करते हैं। एल का मतलब लिनक्स है, ए का मतलब अपाचे है, एम का मतलब माइस्क्यूएल है, पी का मतलब पीएचपी है, पी का मतलब पर्ल है। मैक पे इंस्टॉल करते हैं तो मैम्प करते हैं, ठीक है, मैम्प। एम का मतलब होता मैक, अपाचे, माई एसक्यूएल, पीएचपी, पर्ल। पर यार जब तक जैम्प नहीं था तो जैम्प बाद में आया। सबसे पहले वैम्प विंडो के लिए निकाला, लैंप निकाला, लिनक्स के लिए, मैक के लिए मैम्प निकाला, फिर एक नई कंपनी है जैम्प। अपाचे वालों ने क्या करा यार, डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी। उन्होंने बोला यार सीधा आप जैम्प इंस्टॉल करो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो हम आपको अपाचे लिनक्स भेज देंगे, चाहे मैक हो, विंडो हो, लिनक्स हो, कुछ भी हो, तो आप सिंपली जैम्प इंस्टॉल करो। बट आज भी वैम्प भी अवेलेबल है, अगर आप वैम्प को सर्च करोगे विंडो में मिल जाएगा। लिनक्स में काम करते हो आपको लैंप भी मिल जाएगा, मैक में करोगे तो मैम्प भी मिल जाएगा। बट आई रिकमेंडेड यू कि आपके सिस्टम में जो है वो जैम्प इंस्टॉल होना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको पीएचपी के अंदर काम करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके सिस्टम में जैम्प हो तो बेटर है, क्योंकि हमें पीएचपी में काम करना है तो अपाचे सर्वर चाहिए जो हमारी पीएचपी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा, माईएसक्यूएल चाहिए डेटाबेस स्टोरेज के लिए, पीएचपी जिसमें हम कोड लिखेंगे, जो भी आप लाइब्रेरी यूज़ करोगे ताकि वो वहाँ से हम उसको इंक्लूड कर सकें। पर्ल लैंग्वेज का हमारा कोई काम नहीं है, ये वैसे दे रखी है। ये इसलिए भी दे रखी है क्योंकि कुछ पीएचपी के डिपेंडेंसीज या बैकएंड लाइब्रेरीज पर्ल में लिखी हैं, तो इस वजह से ये बाय डिफ़ॉल्ट पर्ल के साथ इंस्टॉलेशंस के साथ भी आता है। तो डैट इज़ द ओवरव्यू ऑफ पीएचपी। अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स का डाउट है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लो। किसी का डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है,